हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लोग एनसीईआरटी के अपने जो इकोनॉमिक्स का डिस्कस करना है उसका 7th चैप्टर देखेंगे। ठीक है, ये चैप्टर किससे संबंधित है? रोजगार, समृद्धि, औपचारीकरण एवं अन्य मुद्दे। ठीक है, रोजगार, समृद्धि, औपचारीकरण एवं अन्य मुद्दे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो है रोजगार विषयक मूल अवधारणाएं को समझने में क्लियर होगी, जो आर्थिक गतिविधियों, मजदूर, श्रम शक्ति तथा और बेरोजगारी से संबंधित है। विभिन्न क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों में पुरुषों और महिलाओं की भागीदारी इसमें क्या है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लस कह रहा है कि बेरोजगारी के स्वरूप और विस्तार को जान पाएंगे। ठीक है, कि बेरोजगारी कहाँ कहाँ पे ज़्यादा क्षेत्र में है, किस एरिया में, किस सेक्टर में, वो हम जान पाएंगे। फिर देश के विभिन्न भागों और क्षेत्रों में रोजगार के अवसर का सृजन करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का मूल्यांकन कर पाएंगे। ठीक है, बेसिकली देखिए इस चैप्टर में क्या है कि इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें, जैसे आप देखें बेरोजगारी हो गई या फिर किस क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, वो हम लोगों ने बहुत ऊपर वाले चैप्टरों में डिटेल में समझ ली हैं। ठीक है, जैसे कि प्लस सरकार द्वारा उठाए गए कदम, तो उसमें क्या है कि ये किताब, क्योंकि एनसीईआरटी उतनी मतलब करंट वाला अपडेट नहीं होता ना एनसीईआरटी में, तो इसमें आपको ये तो सीधे सीधे सरकार द्वारा उठाए गए कदम आपको करंट बेस पे, आपको जो न्यूज़ पढ़ रहे होंगे या करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे उससे अपडेट करनी। बेरोजगारी किस क्षेत्र में है वो हल्का सा देखेंगे। तो इसमें ऊपर जो जो चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उसको बस थोड़ा सा टच करते हुए, जो इस चैप्टर में मेन नई है उसको हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो महात्मा गांधी एक कोट है। ठीक है, ये कह रहा है कि महात्मा गांधी कह रहे हैं कि मेरी आपत्ति मशीन से नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे महात्मा गांधी कहते हैं कि औद्योगिकरण के मतलब सपोर्ट में नहीं थे, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो देश का, इसके बहुत सपोर्ट में नहीं थे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि मेरी आपत्ति मशीन से नहीं, मशीन के प्रति सनक को लेकर है। ठीक है, कि नहीं हर चीज़ में मशीन ही होनी चाहिए, उसके लेकर है। इसी सनक का नाम श्रम का बचत करने वाली मशीनें हैं। ठीक है, श्रम की बचत करने वाली मशीनें, हम उस सीमा तक श्रम की बचत करते जाएंगे जब तक कि हजारों लोग बेरोजगार होकर भूखों मरने के लिए सड़कों पर नहीं फेंक दिए थे। सिंपल सी चीज़ कहना है कि मैं मशीन से बहुत, अब मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन ये है कि हर चीज़ में मशीन लगाई जाए। हाँ, और उस सीमा तक आदमी कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि इनका मेन मोटो यही था कि भाई मशीनों का प्रयोग कम किया जाए, लोगों को उससे रोज़गार मिले। ठीक है, लोगों को जो है उससे, क्योंकि रोज़गार मिलेगा तो पूरी भूख प्याज, जो उनकी खाना बेसिक चीज़ें होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, वो चीज़ें मिलेंगी। तो इसलिए वो उनका ये मोटिव था, वो यह कहने का मतलब था कि भाई मैं मशीनों की तरफ खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि भाई लोगों को रोज़गार दिया जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई मशीन लगा दो हर जगह और फिर लोगों को फेंक दो सड़कों पे, वो भूखे मर रहे हैं। ठीक है, तो ये था। इसमें कह रहा है कि परिचय देखिए, लोग खेत, कारखाने, दुकान आदि अनेक प्रकार के कार्यस्थल पर काम करते हैं। सिंपल घर पर काम करने वाले देखो, क्योंकि देखिए कुछ लोग इंडस्ट्री कारखाने में काम करते हैं, खेत में काम करते हैं, बैंक दुकान में। कुछ लोग क्या करते हैं, घर पर होने वाले काम अब बुनाई, फीते बनाना, हस्तकलाओं जैसे पारंपरिक कामों तक सीमित नहीं रह गए, बल्कि इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, उद्योग के प्रोग्राम बनाने से आधुनिक काम भी शामिल हो चुके हैं। पहले कारखानों में काम करने का अर्थ किसी शहर में स्थित कर्मशाला में काम करना होता था, किंतु अब प्रौद्योगिकी का परिवर्तन ने गांव के घर में ही औद्योगिक उत्पादन संभव बना दिया। अभी देखिए वर्क फ्रॉम होम का है, तो आप कहीं भी रहें, आप घर से ही पूरा बड़ी बड़ी मतलब वर्ल्ड लेवल पे आप कहीं से भी घर पे बैठ के काम कर सकते हैं। तो अब देखिए सिंपल सी चीज़ है कि अगर व्यक्ति कार्य क्यों करता है। ठीक है, व्यक्ति क्यों, जाहिर सी बात है कि सिंपल सी चीज़ है कि व्यक्ति कार्य इसलिए करता है कि अपनी, इसमें जो चीज़ें लिखी हैं वो सिंपल सी चीज़ें, बेसिकली इसका मेन यही है कि आजीविका कमाने के लिए व्यक्ति कार्य करता है। ठीक है, बेसिक उसकी नीड पूरी हो सके, प्लस वो ये भी चेक करता है भाई उसका जो उसने कार्य क्षमता है, जो उसका पास बौद्धिक शक्ति है, या फिर कह सकते हैं कि जो उसके पास शक्ति है उसके अनुसार वो कार्य चुनता है, प्लस अपना आजीविका इन सबको भी पूरा करता है, घर की आजीविका सब चीज़ चलाते हैं, साथ में वो देश की अर्थव्यवस्था विकास में योगदान देता है। ठीक है, प्रत्येक कार्यरत व्यक्ति सक्रिय रूप से वही राष्ट्रीय आय में योगदान करता है और इसी माध्यम से विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में भाग लेकर देश की समृद्धि को या विकास में हिस्सेदार बनता है। ठीक है, अब वही है कि हस्तशिल्प प्रशिक्षण, अब इसके लिए क्या, कार्यस्थल पर रह रहे व्यक्तियों के अध्ययन में हमें देश में रोजगार की प्रकृति और गुणवत्ता का विषय की गहरी अब जैसे जाहिर सी बात है कि अगर कार्यस्थल पे कितने लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास डेटा है किसी देश में, या हो सकता है कि आपको डेटा रहेगा तो पता चलेगा अच्छा सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा अच्छे हैं या कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो डेटा से ये पता चलता है। फिर वहाँ पे स्किल लेबर कितने काम कर रहे हैं ये पता चलेगा कि अच्छा ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं, स्किल कितने कर रहे हैं, अनस्किल कवर कितने कर रहे हैं, कितनी श्रमिक में पूरी श्रम बल में कितना ऐसा कि कुल जनसंख्या
कितनी है बटे कितना श्रमिक हैं काम कर रहे हैं, तो इससे पता चले अच्छा इतनी % श्रमिक है, प्लस जितने श्रमिक हैं उसमें महिलाओं की कितनी हिस्सेदारी या भागीदारी है। तो ये सब चीज़ें अगर आपकी डाटा है तो वो चीज़ें आप समाज का पूरा सोसाइटी देश का अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, कह रहे हैं कि श्रम और रोजगार, ठीक है, रोजगार क्या है, श्रमिक कौन होता है, ठीक है, ये चीज़ें आपको कह रहा है कि जब एक किसान खेत में काम करता है तो वह खाद्यान्न और उद्योग के लिए कच्चे माल उनका उत्पादन करता है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि भाई जैसे कि अगर कोई किसान जो है किसी जगह कार्य कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो क्या हो रहा है, कपास उत्पादन कर रहा है माली, या कहते हैं आलू उत्पादन कर रहा है या टमाटर उत्पादन कर रहा है, तो इनडायरेक्टली अब जैसे कपास है तो ये सूती वस्त्र उद्योग जितने इन सब के लिए वो कार्य कर रहा है। टमाटर से संबंधित या आलू उत्पादन कर रहा है तो आप देखेंगे इससे बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं क्या है, हालांकि लोग भी उपभोग कर रहे हैं, प्लस साथ में इसको बड़ी बड़ी कंपनियां, चिप्स हो गया, बहुत सी चीज़ें जो बन रही, फ्राइज वगैरह बहुत सी, तो उसके लिए भी काम कर रहा है। टमाटर केचप हो गया, चटनी हो गया, जो बड़े तो उद्योगों के लिए क्या है, एक प्रकार से कच्चे माल के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और प्लस साथ में क्या हो गया कि कहना है कि कपास ही कपड़े कारखानों वही की धारण रूप है, गाड़ियाँ सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। हम जानते हैं किसी देश के एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद क्या कहते हैं, किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। ठीक है, अब जीडीपी में क्या होता है कि हमें निर्यात के मूल्य प्राप्त होते हैं और आयात का मूल्य चुकाना पड़ता है। जाहिर सी बात है, निर्यात मतलब हम बाहर से जो चीज़ें मंगा रहे हैं उसको चुकाना पड़ेगा, उसका पैसा देना पड़ेगा। आयात मतलब कि हम बेच रहे हैं सामान, उससे हमें पैसा मिलेगा। वो सब बेसिक चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई। अब क्या है कि सकल राष्ट्रीय आय में योगदान देने वाले सभी क्रियाकलापों को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है कि आर्थिक क्रिया किसको कहते हैं, इसमें कह रहा है कि भाई सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में जो जो काम कर रहा है उसको सबको क्या कहते हैं, हम लोग उसको कहते हैं कि आर्थिक क्रिया कर रहा है। सिंपल सी बात ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं है कि कोई बीमार हो गया आज, तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये आर्थिक क्रिया में कार्य नहीं कर रहा है, वो भी आर्थिक क्रिया में कार्य कर रहा है। जो डायरेक्ट काम कर रहा है, हाँ, मतलब कि श्रमिक है, ठीक है, वो काम कर रहे हैं डायरेक्ट, तो वो तो आर्थिक क्रिया में हिस्सेदार हैं। लेकिन श्रमिक के पीछे हो सकता है कि इनको प्रशिक्षण देने के लिए कोई कार्य कराओ, इनको प्रशिक्षण श्रमिक को, तो वो भी आर्थिक क्रिया में भागीदार माने जाएंगे। प्लस प्रशिक्षण देने वाले या इनके पीछे अगर कोई कैंटीन चल रही तो उसको अच्छे खाना दें या फिर अच्छा पोषण दें या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो भी आर्थिक क्रिया में योगदान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब चीज़ें लिंक है। डॉक्टर हैं, देखभाल कर रहे हैं, तो वो भी आर्थिक क्रिया में क्या है, भागीदार है, क्योंकि चीज़ें लिंक है, सबके एक दूसरे के ऊपर निर्भरता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं, जो डायरेक्ट बस काम कर रहा है वही श्रमिक क्रिया में भागीदार है। ठीक है, अब जैसे वही कह रहे हैं कि सारे कुछ लोग बीमार सख्त हो जाने पर शारीरिक कष्ट, मौसम खराब इत्यादि सामाजिक आदर्शों का अस्थायी रूप से काम नहीं करवाते तो भी उन्हें श्रमिक माना जाता है। ठीक है, और इन कामों में लगे मुख्य श्रमिकों की सहायता करने वालों को भी श्रमिक माना जाता है। वही चीज़ें यहाँ पे भी बात की जो हम लोगों ने भी डिस्कस की। अब कह रहे हैं कि अब भारत में रोजगार की प्रकृति बहुमुखी, कुछ लोगों को वर्ष भर रोजगार प्राप्त होता है। जाहिर सी बात, हम लोगों ने अभी जो गरीबी या इन सब वाला जो चैप्टर में उसमें देख लिया था रोजगार का क्या स्टेटस कैसे रहता है। ठीक है, कि कुछ लोग को भाई मौसम मतलब कि जैसे फसल कटाई चल रही, फसल का सीजन चला, फिर रोज़गार मिल गया। ठीक है, तो फिर फसल का मौसम क्योंकि सीमित समय तक होता है, फिर उसके बाद वो बेरोजगार हो गए। हो सकता है कहीं इंडस्ट्री उद्योग लग रहा, कुछ को वहाँ पे काम मिल जाए, तो फिर उद्योग डेवलप या बनने के बाद फिर उनको बेरोजगार हो जाते हैं। तो कुछ लोग को कुछ वर्ष काम मिलता है, अधिकांश लोगों को जो है उचित। अब जैसे कि बहुत क्या होता है, जब एक कॉन्सेप्ट है कि बहुत अगर डिमांड है किसी चीज़ की, ठीक है, बहुत डिमांड है, तो फिर क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। सिंपल सी चीज़ है कि अगर मान लीजिए कि किसी जगह पे कार्य करने वाले लोग नहीं हैं या कार्य करने वाले कम हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, मजदूरी बहुत महंगी होगी। लेकिन कहीं पे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मजदूर हो और काम कम हो, तो मजदूरी यहाँ पे सस्ती होगी। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री या श्रम उसको क्या होगा कि अगर मान लीजिए आप 100 रुपये में काम करने के लिए यहाँ पे दे रहा है, कि जहाँ पे मजदूर कम है, कि वैसे काम बहुत है, वहाँ पे वो 100 रुपये दे रहे हैं, 100 रुपये में भी लोग काम करने को तैयार नहीं। लेकिन जहाँ पे मजदूर बहुत हैं, वहाँ पे अगर आप 100 रुपये में नहीं, वो 90 में भी देगा, 80 में भी देगा, तभी लोग काम करने के तैयार हैं। तो सिंपल सी, जहाँ पे डिमांड कम होगी, ठीक है, डिमांड कम इन द सेंस की कंपनी में मतलब लोगों बेरोजगारी अधिक रहेगी, श्रम बल अधिक रहेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, पैसा कम मिलेगा। जहाँ पे श्रम बल बहुत कम रहेगा, काम ज़्यादा है, इंडस्ट्री लगे, तो वहाँ पे श्रम बल ज़्यादा, वही चीज़ कह रहे हैं कि उचित मूल्य पर नहीं मिल पाता। वैसे श्रमिकों की संख्या का अनुपात लगाने में जितने भी व्यक्ति आर्थिक कार्यों में लगे हैं, उन सबको रोजगार में लगे श्रमिकों श्रेणी में शामिल किया था। वही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे करंट डाटा में इन्होंने लिया है कि भाई
कि 1990 और 2020 में इतनी करोड़ जनसंख्या पे कितने जनसंख्या श्रम बल में संलग्न थी, महिलाएं कितनी थी, पुरुष। अब इसको आपको करंट वाला जो डाटा आता है उसको आपको करंट अफेयर से लिंक करनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि महिलाएं हैं, महिलाएं आप देखेंगे तो श्रम बल में नहीं शामिल किया जाता है, ठीक है। बेसिकली श्रम बल में तब नहीं शामिल किया जाता कि क्योंकि आप देखेंगे वो 24 घंटे घर के काम, इन सब के कामों में लगी रहती हैं, और जबकि उनका काम को काउंट ही नहीं किया जाता। तो यहाँ पे ये बात चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, कि मामला भुगतान भी नहीं किया जाता। वही है कि वही कह कि महिलाओं को श्रमिक शामिल नहीं किया जाता। शासनों का आग्रह कि महिलाओं को श्रम बल माना जाए। जाहिर सी बात है, सबकी डिमांड है कि भाई महिलाएं दिन भर, आप क्योंकि आप देखेंगे नॉर्मल पुरुष के कंपैरिजन में क्या होता है, पुरुष एक फिक्स टाइम होता है कि मैं 10 से 5, 10 से 4 जा रहा है ड्यूटी करके आया। लेकिन महिलाएं आप देखेंगे अपने घर में मम्मी बहन सबको अगर देखेंगे तो क्या होता है, सुबह से वो जो है सुबह उठ जाती है, सबसे पहले काम करते करते जब तक रात में सब लोग सो नहीं जाते तब तक वो काम में ही लगी रहती हैं। जबकि उनका, और फिर उनके काम को क्या होता है, काउंटेबल भी नहीं किया जाता, गिना भी नहीं जाता। तो यहाँ पे ये करें। अब लोगों की रोज़गार की भागीदारी, वही हम लोगों ने ऊपर डिस्कस कर लिया कि भाई देखा जाता है कि भाई किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या काम कर रही है, उस जनसंख्या में क्या होता है कि श्रमिक कितने हैं, मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने कार्य कर रहे हैं, महिलाएं कितनी काम कर रही हैं, पुरुष काम कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र में क्या होता है, इससे डाटा निकाला जाता है, ठीक है। अब देखिए जनसंख्या शब्द को अभिप्राय किसी भी क्षेत्र में विशेष, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस हुए। जनसंख्या किसे कहते हैं, श्रमिक अनुपात कैसे निकाला जाता है, ये सब चीज़ें हम लोग देख लिए, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च आय के अवसर क्या है, सीमित है, इन्हीं कारण से रोजगार बाजार में इनकी भागीदारी अधिक है, ठीक है। कि आप देखिए अधिकांश व्यक्ति स्कूल महाविद्यालय किसी प्रशिक्षण संस्थानों में नहीं जा पाते, यदि कुछ जा भी पाते हैं तो वो बीच में ही छूटकर श्रम शक्ति में शामिल हो जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में एक बड़ा भाग विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन करने में सक्षम है। सिंपल सी ये कह रहे हैं कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे कि रोजगार आय के साधन सीमित हैं, ठीक है, रोजगार के अवसर भी सीमित है, और प्लस उतनी बड़ी मात्रा में उनके पास प्रशिक्षण के लिए या शिक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो वो एक बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप देखेंगे वो निकल आते हैं शहरी या कहीं पे रोजगार ढूंढने के लिए। लेकिन शहरी क्षेत्र में क्या है कि बहुत वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है, लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, तो वो आराम से क्या होते हैं, एक अच्छे तरीके से शिक्षा ग्रहण करते हैं। फिर वो क्या होते हैं, उनके पास अवसर भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि उनके पास स्किल होगा, शिक्षा होगा, तो उस हिसाब से उनको रोज़गार ज़्यादा मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में उनकी शिक्षा भी पूरी नहीं है, उनके पास उतनी कौशल भी नहीं है, तो वो नॉर्मली क्या होते हैं, जल्दी से निकल आते हैं। और उस हिसाब से ज़्यादातर आप देखेंगे तो अनऑर्गेनाइज मतलब कि असंगठित क्षेत्रों में लोग ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों वाले काम करते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि वही योग्यता के अनुरूप रोजगार की तलाश रहे हैं, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में लोग घर पर नहीं बैठ पाते। क्यों? क्योंकि उनकी आर्थिक दशा उन्हें नहीं करना देती, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि, जाहिर सी बात है कि एक कारण ये भी है कि वहाँ पे शिक्षा इन सब पे नहीं, कि सबके पास आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं होती कि वो घर पे बैठ के पूरी शिक्षा ग्रहण, बहुत ही कम टाइम पे वो निकल आते हैं कमाने के लिए या फिर अपनी आर्थिक स्थिति सही करने के लिए बाहर। अब देखिए वर्गों में पुरुष, अब कह रहे हैं कि एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये देखा जा रहा है, कह रहे हैं कि शहरी और ग्रामीण दोनों ही वर्गों में पुरुषों की श्रम शक्ति भागीदारी महिलाओं की तुलना में अधिक है, ठीक है। कि भाई पुरुषों की तुलना में जो है महिलाओं की श्रम शक्ति जो है कम है, क्योंकि पुरुष ज़्यादा भागीदार हैं श्रम शक्ति में। लेकिन इसमें भी एक डाटा है कि शहरी क्षेत्रों में तो पुरुष और महिला भागीदारी का अंतर बहुत ही बड़ा है। क्यों? आप देखेंगे केवल 14% शहरी महिलाएं ही आर्थिक कार्यों में व्यस्त दिखाई देती हैं, ठीक है। कि आप देखेंगे एक बड़ा रोचक कॉन्सेप्ट है कि आप देखेंगे शहरी क्षेत्रों में, अगर मान लें कि शहर क्षेत्र में आप देखेंगे तो मान 100 लोग हैं टोटल, ठीक है। 100 लोग में शहरी क्षेत्र में देखेंगे तो इसमें 90 पुरुष काम कर रहे होंगे और महिलाएं 10 केवल। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र के 100 लोग होंगे तो आप उसमें देखेंगे कि कम से कम 35 या 40 महिलाएं काम कर रही होंगी और शेष पुरुष। तो शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की काम में भागीदारी कम है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की काम की भागीदारी क्या है, अधिक है, ठीक है। वही कह रहे हैं कि महिलाओं भागी बहुत अंतर है, केवल 14% शहरी महिलाएं ही किसी आर्थिक कार्य में व्यस्त दिखाई दे रही हैं, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी रोजगार बाजार में कितनी 30% आंकी गई कि शहरी क्षेत्र में केवल 14% महिलाएं काम कर रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में 30% महिलाएं। इसका पीछे कारण भी डिस्कस किया गया कि महिलाएं सामान्य और विशेष रूप से शहरों में काम क्यों नहीं करती। यह बात देखने में आई है कि जहाँ कहीं भी पुरुष पर्याप्त रूप से उच्च आर्थिक आय
अर्जित करने में सफल होता है, परिवार की महिलाओं को घर से बाहर रोजगार प्राप्त करने में प्रायः निरुत्साहित, क्योंकि अगर देखा जाता है कि वहाँ पे क्या है, इससे पुरुष आराम से एजुकेशन करके अच्छी खासी स्किल करके एक अच्छे पैकेज या अच्छे जो है वेतन पे काम कर रहा है, तो फिर वहाँ की महिलाओं को काम करने की थोड़ी सी उत्साह कम हो जाता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में क्या हो गया, जो निकल के आ रहा है वो कम पैसे में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, तो वो भी काम कर रहा है प्लस महिलाएं भी काम कर रही हैं, तो महिलाओं की इस कंपेरिजन भागीदारी यहाँ पे बढ़ जा रही है ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, अब वही कि पहले भी कहा गया कि महिलाओं द्वारा जो आर्थिक घर के काम में जो किए जाते हैं उसको आर्थिक उत्पादन नहीं में आता है रोजगार, तो ये सब चीज़ यहाँ पे अब वहीं पे जो हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि भाई महिलाओं की क्या होती है, खेती में भी काम करती हैं, इन सब पे बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे महिलाओं की खेती बाड़ी या फिर पशुपालन में बहुत ज़्यादा योगदान होता है, लेकिन उसको काउंट नहीं किया जाता है कि वो काम कर रही हैं। ठीक है, अब देखिए ये पुराना डाटा है, इसमें हम लोग नए में अपडेट करेंगे। अब कह रहे हैं कि वही है कि हम लोग कि भाई भुगतान नहीं किया था, महिलाएं परिवार तथा खेतों में रख रखाव निश्चित रूप से योगदान देती हैं, और क्या आपको लगता है कि उनकी संख्या महिलाओं श्रम बल के सम्मिलित किए जाने चाहिए। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें जो ये पूछ रहे हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि भाई महिलाओं को जो है उनकी भी आर्थिक भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, या जो काम करते हैं उसको काउंटेबल किया जाना चाहिए। ठीक है, और ये करें। अब देखिए कह रहा है कि स्वनियोजित तथा भाड़े के श्रमिक। ठीक है, अब दो चीज़ें हैं यहाँ पे, कह रहा है कि किसी उद्योग में श्रमिकों के स्तर या पद की जानकारी मिल सके तो निश्चित ही देश में रोजगार की गुणवत्ता आयामों की जानकारी मिल सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज़ें कह रहे हैं कि अगर किसी देश में, जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, अब वो चीज़ें यहाँ पे दी गई कि अगर किसी उद्योग में पता चल जाए कि भाई कितने ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करें, कितने अनऑर्गेनाइज, कितने स्किल हैं, कितने अनस्किल हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितनी पुरुष काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, रोजगार की पूरी गुणवत्ता पता चल जाएगी। ठीक है, कि किस कंपैरिजन में कैसा काम लोग कर रहे हैं। हमें यह भी जान सकेंगे कि श्रमिकों अपने काम करने से कितना लगाव और अपने सहकर्मी और उद्यमियों से प्रति उनके अधिकार क्या क्या हैं। आइए निर्माण उद्योग के 3 कर्मियों की तुलना करें। एक सीमेंट की दुकान पर स्वामी तथा दूसरा वही है, पूरा वही डिटेल पता चलेगा। दूसरा निर्माण मजदूर है, तीसरा निर्माण करने वाली कंपनी, एक सिविल इंजीनियर। तीनों में क्या होगा, अब जाहिर सी बात है कि इसमें कह रहा है कि भाई प्रतिष्ठा में अंतर क्यों होगा, क्योंकि आप देखेंगे इंजीनियर का पद क्या होगा, सबसे ज़्यादा ऊंचा होगा। फिर आएंगे देखेंगे कि उसके नीचे जो वो होगा निर्माण करने वाला, कह सकते हैं जो राजमिस्त्री या मिस्त्री होगा, फिर मजदूर आएगा। तो क्या होगा, सबके स्किल कौशल के हिसाब से सबका क्या होगा, प्रतिष्ठा भी होगी। जो अपने उद्यमी के स्वामी और संचालक, उन्हें स्वनियोजित कहा जाता है। अब जाहिर से बता इन सबसे ऊपर क्या होगा भाई, जो इनको रोजगार दे रहा है, जो इनको नियुक्त कर रहा है, सबसे ऊपर होगा। तो वही कह रहा है कि स्वनियोजित रोजगार में सिंपल सी चीज़ है कि वही अंतर है कि कौन किसकी क्या हायरार्की होती है, क्या श्रेणी होती है उसमें है। ठीक है, अब सिंपल सी चीज़ है कि आप ये समझिए कि बहुत से लोग क्या हैं कि अपने अगर आप काम खुद कर रहे हैं, ठीक है, बहुत से आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे कि महिलाएं हो गए, पुरुष हो गए, अपने खेतों में खुद ही काम कर रहे हैं। ठीक है लोग, तो वो फिर वो काउंटेबल नहीं है। लेकिन अगर वो किसी को रोज़गार दे रहे हैं तो फिर उसको काउंट किया जाता है कि हाँ ये रोज़गार दे रहे हैं, या फिर जो इनके यहाँ काम कर रहा है वो रोज़गार में सम्मिलित होगा। लेकिन खुद काम करना है तो वो रोज़गार में सम्मिलित नहीं होता है। ठीक है, वही कहना है कि भारत में आधे से ज़्यादा श्रम बल इसी श्रेणी में आते हैं। निर्माण मजदूर अनियमित मजदूर वाले श्रमिक कहलाते हैं। वही मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, परमानेंट वेतन नहीं होता है, इनके पास कोई बेसिक सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, भत्ते होते हैं, वो सब कुछ इनके पास सुविधाएं नहीं होती हैं। ठीक है, अब देखिए वही कहना है कि भारत के श्रम बल में 33% ऐसे हैं जिन्हें मजदूर या अन्य खेतों में अनियमित रूप से काम करने और उनके बदले पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है इनको नियमित नहीं होता कि भाई कुछ दिन मौसम अच्छा रहा है, इन सब पे फसली मौसम है तो रोज़गार मिल गया, फिर नहीं मिला, तो ऐसे चलता रहता है, कोई फिक्स इनका नहीं रहता। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि फर्म, अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में कोशिश करते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, इसको हम ख़त्म करेंगे, इस चैप्टर को कोशिश करेंगे। ठीक है, और कुछ इसमें बस अब बेसिक जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं पहले, इसमें कुछ लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं। ठीक है, तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में कुछ जो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं और कहाँ से क्या पढ़ना है उसको हम लोग डिटेल में देख के इसको चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।